कॉलेज में प्रवेश लिया, कॉलेज में भी मैं चुनाव लड़ा हूँ, मैं शामल कॉलेज सांधे में उपाध्यक्ष। जीवन में था कि सेवा करनी है, सेवा का माध्यम चाहे राजनीति को, चाहे हमने संस्थाएं बनाई। और एक जैसे मैंने बताया, हमारे पिताजी विश्वास करते थे ईमानदारी का पैसा, सच्चाई का पैसा। वही सीख मैंने मोदी जी में देखी है। मोदी जी ने बैठते ही दो बातें कही, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और मैंने उसी का पालन किया, चाहे निगम पार्षद के नाते हो और चाहे महापौर के नाते। आप आज ही में कार्यालय में जाएंगे तो यही बोर्ड लगा हुआ है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। नमस्कार, मैं हूं नरेश और आपका स्वागत है राजनीति.com में। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता हैं जिन्होंने जमीन से जुड़कर काम किया है। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने इनको काफी जिम्मेदारियां भी सौंपी और ये अपनी जिम्मेदारियों पर खरे भी उतरे। हम बात कर रहे हैं पूर्वी दिल्ली नगर निगम के पूर्व मेयर और गांधीनगर वार्ड से निगम पार्षद रह चुके श्याम सुंदर अग्रवाल जी। नमस्कार सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका राजनीति.com में। अच्छा, मुझे बताएं कि आपके राजनीतिक करियर की शुरुआत किस तरीके से हुई थी, कैसे आपका राजनीति में आगमन हुआ? मेरे पिताजी राजनीति में रुचि रखते थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे, उनके साथ जाना आना होता था। लेकिन जो 1975 में पीड़ा लोगों ने झेली, जेल गए सभी नेताओं को, जो जनसंघ के नेता उनको, अन्य पार्टी के नेताओं को जेल में डाल दिया गया। 1977 में जब इमरजेंसी हटी तो मुझे पिताजी के साथ जनसभा में जाने का अवसर मिला, और जो मैंने वहाँ का माहौल देखा, कांग्रेस के प्रति कितना गुस्सा था लोगों में। लोग जब भाषण सुनते थे, जब जेल की यातनाएं नेता सुनाते थे, तो जो बाहर बैठे हुए सुनने वाले श्रोता थे, उनकी आंखों में आंसू आए थे। मैं 15 साल का था, लेकिन एक जज्बा था कि यार ये तो कांग्रेस को सजा मिलनी चाहिए, तो आना जाना हुआ। फिर पहली बार 1970 में ही जब चुनाव हुए तो पोलिंग बूथ का एजेंट बनने का मुझे अवसर मिला। तब जनता पार्टी होती थी, मैं उनका पोलिंग एजेंट बना। वहाँ पे नकली वोट डालते हुए मैंने कांग्रेस के 2 लोगों को पकड़ा भी। और अब तो 18 साल से छोटा व्यक्ति पोलिंग एजेंट नहीं बन सकता, लेकिन तब इतनी चीज़ें नहीं होती। 15 साल का मैं पोलिंग एजेंट बन गया था। हम पार्टी का झंडा लेके घूमते थे, लोगों के पास जाते थे, बातचीत करते, रुचि बढ़ती चली गई। उसके बाद कॉलेज में प्रवेश लिया, कॉलेज में भी मैं चुनाव लड़ा हूँ, मैं शामल कॉलेज सांधे में उपाध्यक्ष। तो जीवन में था कि सेवा करनी है, सेवा का माध्यम चाहे राजनीति को हो, चाहे हमने संस्थाएं बनाई, संस्था के माध्यम से हमने लोगों की सेवा की। जो लोगों के काम होते, छोटे मोटे काम होते जो हम कर सकते थे अपने माध्यम से, कुछ अपने जो निगम पार्षद होते थे, या पहले महानगर परिषद, विधानसभा तो बाद में 1993 में, पहले महानगर परिषद थी, उनके माध्यम से, अपने सांसदों के माध्यम से, जहाँ भी मैं जाना पड़ता था उनके माध्यम से लोगों काम करवाते थे, और बड़ा सुकून मिलता था, दिल को तसल्ली मिलती। अच्छा, आपने बताया कि छात्र नेता के तौर पे भी आपने काम किया है, श्यामलाल कॉलेज में आप पढ़े थे, तो उस समय आपको एक तरह से राजनीति में आपका आगमन वहीं से हो गया था। आपको मैं सच कहूँ तो मैंने कॉलेज में एडमिशन पढ़ने के लिए नहीं लिया, मेरा मन था चुनाव लड़ना है, और मैं चुनाव लड़ा और जीता, और पढ़ाई भी हुई, और अच्छे अंकों से मैंने ग्रेजुएशन। उसके आगे का सफ़र किस तरीके से रहा? उसके आगे का सफ़र, हम काम करते गए, पार्टी के लिए काम किया। मैं पहले जनता विद्यार्थी मोर्चा का जमुनापाड़ा का, क्योंकि लोकसभा के हिसाब से बनाया हुआ था, पूरी जमुनापाड़ा एक ही लोकसभा सीट होती थी, तो जनता विद्यार्थी मोर्चा का अध्यक्ष था। फिर युवा मोर्चा बना, मैं सबसे पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा का अपने मंडल का अध्यक्ष बना। फिर प्रदेश में मंत्री बना, प्रदेश में 3 बार में उपाध्यक्ष था। जो हमारे उमा भारती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष होती थी, हमारे राजनाथ सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते, ये नेतृत्व में काम किया। और बढ़ते बढ़ते लोगों के बीच में जाते जाते हम लोगों ने एक वो आयाम हासिल किया। फिर भारतीय जनता पार्टी शाहदरा जिला में मैं मंत्री रहा। लोगों के बीच में जो हमने काम किया, एक तो चीज़ समझना पड़ेगा कि लोगों के बीच में आप जाते हैं, काम करते हैं, तो लोकप्रियता अपने आप बढ़ती है। बस आप पॉजिटिव होने चाहिए,
जनता के काम करना आना चाहिए। जनता को किस चीज़ की आवश्यकता है ये आपको मालूम होना चाहिए। जनता कैसे खुश होगी, जनता के कौन से ऐसे काम हैं जो कि एक कॉमन है, उस काम को कैसे उसका हल किया जाए। यदि आप जनता के बीच में काम करेंगे, लोग पे होंगे, तो अपने आप ही आपके साथ रिजल्ट भी मिलेगा। उससे पार्टी भी आगे बढ़ेगी, आप खुद भी आगे। तो ग्रास रूट लेवल से आपने एक तरह से काम किया, जनता से जुड़ के आपने काम किया अभी। जनता से जुड़े बिना कोई काम नहीं होता। यदि आप जनता से जुड़े हुए हैं तो आपकी लोकप्रियता होगी। मालूम कल को पार्टी आपको टिकट देती है तो आपका उसको लाभ होगा। अच्छा, थोड़ा सा मुझे बताएं कि आपके परिवार का कैसा परिवेश रहा, कैसा बैकग्राउंड आपका रहा है। मैं जन्म शाहदरा में पठानपुर में हुआ, बोलानाथ के पास ही गली है, वहाँ पे हुआ था। और हमारे परिवार किराए के मकान हुआ पर बचपन तो बहुत ही पीड़ादायक था। मैं यही कहूँगा, हम लोग 7 बहन भाई थे और कपड़े सिलवाने के पैसे भी नहीं थे। सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। पहले 30वीं क्लास शाहदरा के भोलानाथ स्कूल में पढ़ाई की, प्राइमरी स्कूल में। 4थी क्लास में हमने हमारा राजगढ़ कॉलोनी में एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, उस पर प्रवेश लिया। और मुझे याद है जब मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था तो 10-11 साल का मैं था, तो मैंने गली गली में कुल्फ़ी बेची। हम पिताजी के साथ इंडिया गेट पे जब परेड निकलती 26 जनवरी की, तो हम मूंगफली बेचने आते ताकि कुछ तो आगे पिताजी का साथ हमने दिया। हमारे पिताजी बहुत मेहनती थे और मुझे गर्व है कि मेरे पिताजी ने जीवन में कोई बेईमानी नहीं की। भूखे सो जाएंगे लेकिन किसी ने ना गलत पैसा लिया। पहले वो कपड़े का व्यापार करते थे, जस्ट लाइक हम पहले कमीशन एजेंट वाला काम था। तो दिल्ली के अंदर पूरे देश से लोग कपड़ा खरीदने आते थे और जो कपड़ा खरीदने आते हैं उनको नहीं मालूम कपड़ा क्या है क्या नहीं है। तो वहाँ पे कई कमीशन एजेंट ऐसे गलत कपड़ा दिलवा दिया, उसके अंदर आपने 1000 रुपये कपड़ा दिलवाया तो 500 रुपये कमीशन बनता था। लेकिन मैं पता ही नहीं, कभी ऐसा काम नहीं। वो कपड़ा अच्छा कर कपड़ा दिलवाते, चाहे 2% कमीशन मिले चाहे 3% मिले, घर पे भूखे सो जाएंगे लेकिन कभी गलत काम नहीं। और उसी का परिणाम है कि आज मेरी फैमिली में या पापा ने वहाँ अच्छा लालन पालन किया, हमारी बहनों ने भी मेहनत की, हमने भी मेहनत की और पिताजी के सहयोग जो हमने दिया इसका परिणाम है कि हम भी अच्छे पहुँचे। आज हमारे बच्चे भी बहुत अच्छे लेवल पे है। मेरा जो बेटा है वो इंडिगो एयरलाइंस में कैप्टन। और मैं ये मान के चलता हूँ कोई भी व्यक्ति ईमानदारी चलेगा, हो सकता है थोड़ा परिणाम उसका लेट आए लेकिन अच्छा परिणाम आएगा। आपकी फैमिली अच्छा जीवन जिएगी और सुकून का जीवन जिएगी। और मैं तो आज मान के चलता हूँ जिस मुकाम में मैं हूँ शायद दुनिया का सबसे सुखी इंसान। हो सकता है मेरे पास पैसा ना हो या कम हो, लेकिन जो शांति, सुख शांति मुझे अपने परिवार से मिली हुई है, उससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं। अच्छा, परिवार का सपोर्ट किस तरीके से, क्योंकि राजनीति में आगमन आपका हो रहा था उस समय ये माना जाता था कि राजनीति में अगर आ गए तो पैसा वैसा तो कुछ कमा नहीं पाओगे आप। आज भी कई लोग ये मानते होंगे कि छोटे लेवल पे राजनीति जब करते हैं तो पैसे वैसे का कोई, बल्कि खर्च हो जाता है पैसा। परिवार का सपोर्ट किस तरीके से रहा? कभी परिवार ने बोला नहीं आपसे कि कुछ काम धंधा कर लो, राजनीति में तो बाद में भी जा सकते हो? मैंने 1997 में एक हालत ही थी कि शायद आर्थिक स्थिति मेरी बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे कहा कि ये शादी काट के आप बिजनेस स्टार्ट कीजिए। मैंने अपने एक दोस्त से 2 लाख रुपये उधार लिए और काम किया दिन रात। मैं आपको बताऊँ, मैं 3 साल राजनीति जब देखा भी नहीं, आना जाना था लेकिन जैसे 24 घंटे डूबे रहते थे वो वाली बात नहीं। काम किया, बिजनेस को संभाला, काम किया। 3 साल में ही मैंने अपना एक छोटा सा मकान बनाया और राजनीति फिर उसका स्टार्ट की मैंने। और मेरे फैमिली का जो सपोर्ट रहा, जो मैं बिजनेस करता था फिर पत्नी भी और बच्चे भी, चाहे कार की पैकिंग करवानी हो, जैसे मैं बाहर ऑर्डर लेने जाता था, पीछे देखभाल करनी हो, काम सही चल रहे थे तो परिवार ने सहयोग दिया। मुझे आज से परिवार ने ये नहीं टोका कि आप राजनीति क्यों जाते हैं। उनको अच्छा लगता है जब कोई पार्टी के लोग आते हैं, मिलने आते हैं, उनके लिए चाय बनाना, उनको भोजन की व्यवस्था करना। आज भी मैं आपके स्टूडियो में आया तो एक आया हुआ था और वो मना कर रहा था भोजन की, उन्होंने कहा नहीं, बिना भोजन के नहीं जाने थे। तो मेरी चाहे पत्नी हो, मेरे बच्चे, मेरे पुत्र वधू भी, अभी 5 साल पहले शादी है बेटे की। बहुत ही जितनी बेटे की तारीफ की जाए, पुत्र वधू की जाए, बेटी की, सबने बहुत सहयोग दिया है।
और सबसे अच्छी बात है, कहीं किसी परिवार में होता हो मुझे नहीं पता, महापौर का एक पद ऐसा होता है कि जो सबसे उच्च पद है रिंगा में। लोग कहते होंगे बदनाम पद है, लेकिन मेरी फैमिली ने कभी नहीं कहा कि आप गलत कहते। हमारे घर में गलत पैसा नहीं आना चाहिए। उनको मेरे स्वभाव को भी मालूम, मेरे स्वभाव को भी मालूम। तो हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके, क्योंकि उच्च पद का मतलब होता है पार्टी ने आप अपनी इज्जत आपके हाथ में दे दी, पार्टी की आन बान शान बने रहे, उसी में हमारी आन बान शान है। यदि पार्टी के नाम पे हल्का सा भी धब्बा लग गया तो हमारे लिए जीवन भर के लिए उठेगा नहीं। पार्टी की साख को कैसे उच्च कोटि तक ले जाना है वो काम हमने करना है। पार्टी कार्यकर्ताओं को कैसे संतुष्ट करना है वो भी हमने देखना है। मैंने हमारे 64 वार्ड थे, 64 वार्डों के अंदर हमने सभी कार्यकर्ताओं को, चाहे मंडल के अध्यक्ष उनकी टीम हो, जिला अध्यक्ष उनकी टीम हो, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, हमने सबको अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सभी को अपने महापौर कार्यालय में बुलाया, उनको सम्मानित किया, उनके साथ बैठ कर जलपान किया। और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब कार्यकर्ताओं ने कहा यार हमारे इतने महापौर ने हमें तो आज तक किसी बुलाया, हम तो महापौर कार्यालय में आने की सोच भी सकते थे। कि कार्यकर्ता का सम्मान ही सबसे बड़ा सम्मान है। और भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है देवतुल्य कार्यकर्ता, और देवतुल्य इसलिए जिसको कोई लालच नहीं है, पार्टी के धरने में जाता है, प्रदर्शन में जाता है, अपने पैसे खर्च करता है, अपना समय खराब करता है, अपने कारोबार छोड़ता है, अपनी छुट्टियां लेता है, निस्वार्थ भाव से काम करते हुए जब चुनाव होता है, चुनाव में 24 घंटे लेके पार्टी का कैंडिडेट कैसे जीते उसके लिए मेहनत करता है और लास्ट में जिता के भी लेके जाता है। उसी कारण तक 15 साल से हम एमसीडी में थे, इस बार थोड़ा सा चूक गए, फिर हम लोग आएंगे। लोग से 2024 का चुनाव है, हम आप देखना 7 सीटें दिल्ली की जीतने वाले, पूरे देश के अंदर भारी बहुमत से हम लोग आने। अच्छा, राजनीति में जब हम लोग एंटर करते हैं, किसी भी प्रोफेशन में एंटर करते हैं, तो हम लोगों की एक प्रेरणा होती है, इंस्पिरेशन होती है। आपकी इंस्पिरेशन कौन है राजनीति में? देखिए, मैंने अटल जी के साथ भी काम किया और मैंने अटल जी से सीखा है कि कार्यकर्ताओं से कैसा व्यवहार होना चाहिए। मैं उदाहरण देना चाहूँगा, ये 1990 की बात है। मैं जिम्मे लगा था कि अपने राष्ट्रीय कार्यालय गया अशोक रोड से कुछ पत्रकारों को लेकर जाना, आगे के अंदर अटल जी की रैली थी, उस रैली को कवर कराना और उसके बाद दिल्ली लौटा था। और पत्रकार बंधुओं से अच्छी दोस्ती हो गई थी। हमने वहाँ पे लगभग 11 बजे के आसपास हमने कवर किया। कवर करने के बाद जब हम वापसी आने लगे तो मालूम पड़ा कि हमें बाय रोड नहीं आना, एयरपोर्ट जाना है और फ्लाइट से हम दिल्ली आएंगे। हम वहाँ पहुँचे तो अटल जी हमसे थोड़ी देर पहले पहुँचे थे और उन्होंने एक एक व्यक्ति को पूछा कि आपने भोजन किया, मुझे भी पूछा, पत्रकारों को भी पूछा। जब सबसे तसल्ली होगी हाँ भोजन हो चुका है सबका, तो उन्होंने बाद में भोजन लिया। दूसरी घटना उसी टाइम हुई कि सभी लोग जहाज में बैठ गए, तो जहाज के पायलट ने कहा कि भाई वजन ज़्यादा हो गया है, छोटा जहाज है, किसी एक व्यक्ति को नीचे उतरना पड़ेगा। अटल जी थे, उनके साथ उनके सहयोगी शिव कुमार जी थे, पत्रकार बंधु थे, मैं था। तो मुझे लगा कि मुझे उतरना चाहिए और मैं नीचे उतर गया। मैं कहा गाड़ियाँ खड़ी हैं, गाड़ियाँ खाली जाएंगी, हम बाहर उठ जाएंगे। सभी पत्रकार भी नीचे आ गए, कहते शाम जी हम भी आपके साथ ही चलेंगे, साथ आए साथ जाएंगे। अब अटल जी ने दृश्य देखा, अटल जी कहते क्या हुआ? अटल जी कहते क्या बात हुई? कहते वो एक व्यक्ति ऐसे से नीचे आना था, ये सब नीचे आ गए। तो अटल जी मैं भी बाहर ही जाऊँगा, मैं सबके साथ ही जाऊँगा। तो पायलट ने कहा कि आप 2 मिनट ठहरे और उन्होंने 100 लीटर फ्यूल कम किया और उसके आगे सब बैठ गए। अटल जी की भावना है कि कार्यकर्ता को एक व्यक्ति को पूछना कि आपने भोजन किया नहीं, कैसे ख्याल रखना, सबको साथ लेके चलना है। सब सड़क वहां से मैं भी वहीं से जाऊंगा, सबके साथ जाना है। सीख है। तो अगर आप कार्यकर्ताओं को संभाल कर रखना है तो कार्यकर्ताओं को ध्यान में रखना पड़ेगा, उसके जीवन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे केदारनाथ साहनी जी थे, तो वो मुझसे कहा भाई श्याम जी काम कैसे चल रहा है आपका? हमेशा काम के लिए काम ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत हो तो मुझे बताओ, मैं आपके लिए सहायता करता हूँ। तो जब तक आप किसी कार्यकर्ता का ध्यान रखेंगे, उसके सोचेंगे नहीं, तब तो कोई पार्टी क्यों कहते हैं भूखे पेट भजना है गोपाला। कार्यकर्ता में भूखा है, कार्यकर्ता में परेशान है, कार्यकर्ता काम नहीं है, कैसे काम करेगा? उसके परिवार का भी ध्यान रखना, ये एक सच्ची जो बात है वो हमने अटल जी से सीखी। और एक
जैसे मैंने बताया, हमारे पिताजी विश्वास करते थे ईमानदारी का पैसा, सच्चाई का पैसा काम। वही सीख मैंने मोदी जी में देखी है। मोदी जी ने बैठते ही दो बातें कही, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और मैंने उसी का पालन किया, चाहे निगम पार्षद के नाते हो और चाहे महापौर के नाते। आप आज ही मेरे कार्यालय में जाएंगे तो यही बोर्ड लगा हुआ है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। आपको मैं बता दूं कि मैंने महापौर होते हुए अपने निगम के 6 अधिकारियों को सीबीआई से पकड़वा के जेल भिजवाया, जिनकी जमानत 1.5 महीने 2 महीने 2.5 महीने जमानत हुई। मैंने कईयों को सस्पेंड करवाया, उन लोगों को सस्पेंड कराया जो कि भ्रष्टाचार फैलाते थे। जब मैं निगम पार्षद के नाते मेरे पास कई लोग परेशान होते हुए आए, उन्होंने कहा कि भाई साहब हम मकान बनाए थे, जेई आ गया है, हमारा मकान तोड़ रहा है। तो मैंने उन्होंने कहा, मैंने आपको कहा था नक्शे मकान बनाइए, आपने पालन नहीं किया, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ। मैंने जेई को, बिल्डिंग एक्शन को सबको पकड़ा, बातचीत की, उन लोगों को बुलाया। एक ही दिन में 21 लोगों के, 21 मकान बनाने वालों के 17,40,000 रुपये रिश्वत वापसी करवाई, और मैंने उनको वहाँ से हटवा दिया। ऐसे लाइसेंस बनने थे इलाके के। रामनगर मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने किसी एलआई को 1500 रुपये प्रति लाइसेंस की रसीद काटेंगे 356 लोगों के पैसे दिए थे। जब जानकारी मिली, मैं सबकी रसीद बिना पैसे ही कटेगी। हमने एक कैंप लगाया रामनगर मार्केट के ऑफिस में और कहा कि सबको पैसे वापस मिलेंगे, और उस कैंप का नाम दिया गया रिश्वत वापसी केंद्र। और मैं ख्याल इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कोई रिश्वत वापसी केंद्र है। 356 लोगों की रिश्वत 4 घंटे में इनको वापस की। तो ये मोदी जी, जो हमारे मोदी जी हैं, जो उनका काम करने का ढंग है, आज विपक्ष चिल्ला ईडी का छापा, सीबीआई का छापा। भाई तुम ईमानदार हो, तुम्हें किस बात का डर? ईडी का डर उसको होना चाहिए, सीबीआई का डर उसको होना चाहिए जो बेईमान है, जो भ्रष्टाचार है, उनको डरना ही पड़ेगा। देश में विकास हो, देश आगे बढ़े, क्योंकि भ्रष्टाचार देश के विकास में बहुत बड़ी बाधा है। चाहे वो नेताओं के द्वारा किए जाने वाला भ्रष्टाचार हो, चाहे अधिकारियों के द्वारा किए जाने वाला, इन पे अंकुश लगाना ही पड़ेगा, इसको खत्म ही करना पड़ेगा, तभी जाके देश तेजी से आगे बढ़ेगा। नहीं, विपक्ष ये कहता है कि अगर कोई करप्ट है तो ठीक है, उस पर कार्रवाई होती है, लेकिन अगर वो करप्ट नेता बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो फिर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये आरोप है। यदि आपके पास एग्जाम्पल दे देता हूँ, एक तो बंगाल की राजनीति का आपको पता ही होगा, अपने अधिकारी जी जो अभी रिसेंटली, शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी का चेहरा थे बंगाल चुनाव में। उसके अलावा महाराष्ट्र की राजनीति में एक क्या किसी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर छोड़ा क्या? यदि किसी शुभेंदु अधिकारी को सीबीआई ने पकड़ लिया और बीजेपी में शामिल हो गए, तब छोड़ दिया, मैं गलती मानता हूँ। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन जब किसी को आरोप लगता है, सीबीआई उसको पकड़ लेती है, ईडी उसको पकड़ लेती है, वो बीजेपी में शामिल होता है, तब छोड़ दे, तो मैं कहता हूँ गलत होगा, किसी को पकड़ा तो नहीं। अच्छा, भ्रष्टाचार पर सरकारें बन जाती है, हमने देखा है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केंद्र में भी सरकार आई, दिल्ली में भी सरकार आई। अगर हम अभी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें तो भ्रष्टाचार का ही मुद्दा उठाया था इन्होंने चुनाव से पहले, और उसके बाद बड़े बहुमत के साथ इन्होंने कहा कि मेरे पास इतने दस्तावेज हैं शीला दीक्षित जी के खिलाफ, मैं इनको जेल भेज दूंगा, सत्ता में झील भेज दूंगा, और सत्ता में आने के उनसे माफी मांग ली, उन्हीं की पार्टी की एमएलए लेके गवर्नमेंट बना ली। तो मैं समझता हूँ कि वो तो चाहे भ्रष्टाचार थे या नहीं थे, लेकिन उनसे भ्रष्टाचार ज्यादा तो ये हुए, उन्हीं के साथ सत्ता बना ली। इन्होंने पंजाब चुनाव के अंदर कहा, जो मजीठिया जी हैं, जो अकाली दल के हैं, इन्होंने कहा ये ड्रग माफिया है, हमारी 30 मार्च को गवर्नमेंट बनेगी और 15 अप्रैल को ये जेल चले जाएंगे, मैं इनको जेल भेजूंगा। जब जेल भेजने नंबर आया तो क्या किया, उनसे लिखित में दस्तावेज है, लिखित में लेटर पैड में माफी मांगी, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, चुनाव का माहौल था, मैंने झूठ बोला था। इनका तो काम है, इनका काम है कि पहले झूठ बोलो, बाद में माफी मांग लो। इन्होंने जेटली से माफी मांगी, इन्होंने नितिन गडकरी से माफी मांगी, लेकिन मैं माने अंकुश लगना चाहिए। यदि कोई किसी के ऊपर ऐसे आरोप लगाता है तो उन शब्दों को वापस लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। यदि वो झूठे हैं तो झूठ बोलने वाले को सजा होनी चाहिए। अभी जो राजनीति में चल रहा है सिनेरियो,
अभी एमसीडी इलेक्शंस भी हुए, एमसीडी इलेक्शन में काफ़ी क्लोज फाइट देखी हमने। बीजेपी की सरकार एमसीडी के अंदर पिछले 15 साल से थी, इस बार भी काफ़ी क्लोज फाइट थी और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली। क्या लगता है कि क्या कमियां रहीं, क्या एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ी वजह थी? वो भी एक वजह थी, लेकिन मैं इससे अलग हटके आपको बताना चाहता हूँ। पहले 3 निगम थी, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, देखो, और मैं ईस्ट का महापौर था। ईस्ट के महापौर होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी बनती थी कि ईस्ट के अंदर बहुमत आए, और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि पार्टी ने, यहाँ के निगम पार्षदों ने, पूरी टीम ने, भारतीय जनता पार्टी की टीम ने, जो यहाँ कार्यकर्ता थे, चाहे जिले के हों, चाहे मंडल के हों, चाहे समिति के हों, उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत की कि पूर्वी दिल्ली के अंदर आज भी हमारा बहुमत है। पहले 64 में 46 सीटें थी, आज 61 में से 35 सीटें, जमुना पार का डेटा, जहाँ जमुना पार में 61 में 35 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। लगभग 8 सीटें ऐसी हैं जो कि 50 वोट से, 200 वोट से, 500 वोट से लूज की। इससे थोड़ा सा मैं मानता हूँ मेहनत थोड़ी और की जाती तो उसका रिजल्ट और भी अच्छा हो सकता था। तो दिल्ली में भी हमने कुछ सीटें बहुत कम मार्जिन से वो की, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता बहुत मेहनत किए और मेहनत का परिणाम है हम एक सोच पर पहुंचे, जो कि विपक्षी दल आम आदमी पार्टी कहती थी कि 40 सीटें भी नहीं आएंगी, 20 सीटें भी नहीं आएंगी, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, 100 से ज़्यादा सीटें हमने प्राप्त की। लेकिन उसके बाद जो सिविक सेंटर में हमने देखा, मेयर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा खींचतान हुई दोनों ही पार्टियों में, और आखिरकार मेयर काफ़ी समय के बाद बना, जबकि बन जाना चाहिए था टाइमली, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ऐसे खींचतान हुई। वो क्यों हुआ? क्या ऐसा लगता नहीं था कि सरकार उन्होंने बना ली है तो उनको बनाने देना चाहिए सीट? ये बननी थी, लेकिन एल्डरमैन होते हैं, देखिए जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा होती है, राज्यसभा में को बड़ा माना जाता है, ऐसे एल्डरमैन को भी सम्मानित माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने केवल इतना कहा था कि जो एल्डरमैन उनको पहले शपथ लेने दो, पहले शपथ दिलाने क्या दिक्कत थी, पहले उन्होंने लिए, उन्होंने क्या दिक्कत थी? अगर वो पहले शपथ ले लेते तो उनको दिक्कत परेशानी क्या हो रही थी, और बाद में भी दिलवाई उन्होंने, बाद में को अच्छे दिलवा दो। तो उसके लिए जो उन्होंने 2 बार समय खराब किया, ये उनकी गलती थी। उन्होंने निगम का समय खराब किया और दिल्ली की जनता को विकास के लिए ज्यादा समय मिलता। फिर उन्होंने बेईमानी की स्टैंडिंग कमेटी के लिए। स्टैंडिंग कमेटी का रिजल्ट तैयार था, जो निगम के सचिव थे, जो रिजल्ट बनाने वाले, उन्होंने कहा कि 3 आम आदमी पार्टी के जीते, 3 बीजेपी के जीते, रिजल्ट सुनाना था महापौर को, लेकिन महापौर ने सब बेईमानी करनी चाहिए, उन्होंने अपना चौथा व्यक्ति बीच में डाल दिया जबरदस्ती। जब रिजल्ट जो आया, वोटों की गिनती हो चुकी है, आप क्यों बेईमानी करते हैं? उसके लिए कोर्ट जाना पड़ा, जिसका परिणाम स्टैंडिंग कमेटी गठित नहीं हो पाई है। स्टैंडिंग कमेटी गठित नहीं हो पाई तो बजट पास नहीं हो सकते। जब बजट पास नहीं हो तो दिल्ली का विकास कैसे हो? आम आदमी पार्टी दिल्ली के विकास में पहले भी उड़ा थी, अब भी उड़ा। आप देखिए दिल्ली की हालत क्या है, बिजली जानी चालू हो गई है, पानी है ही नहीं, जहाँ है तो गंदा पानी है, नहीं बिजली के बिल भी आते हैं, पानी के बिल भी आते हैं। जनता तय कर चुकी है। अब कई जगह तो ऐसा होता है कि गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढे हैं, ये हालत हो गई है। लेकिन वो तो कहते हैं कि हमने क्षेत्र में, हर क्षेत्र में दिल्ली के विकास किया है। बिजली पानी के मुद्दे पर सरकार बनी थी, बिजली पानी मुफ्त है। इसके अलावा एजुकेशन के क्षेत्र में बताते हैं काफी काम किया है। दिल्ली जल बोर्ड को 26,000 रुपये घोटाला है, ऑन रिकॉर्ड है। और पानी आप देखिए, यहीं पे आप विश्वास में देख लीजिए, कृष्णा में कहीं भी देख लीजिए, पानी गंदा है। पानी कितनी देर आता है? कहीं पे 1 घंटा आता है, कभी आधे घंटे, वही गंदा पानी आता है। एजुकेशन की आप बात करो तो लाखों बच्चा 9th क्लास में और 11th क्लास में फेल हुआ, ऑन रिकॉर्ड है इस साल। क्यों फेल हुआ? 9th क्लास के बच्चे को शब्द बनाने नहीं आते, गणित पढ़ना नहीं आता, कमजोर हुआ है शिक्षा का। जो देखिए ना आप जाकर, आप देखिए ना, अभी आज भी अखबार में आया हुआ है, क्यों 9th और 11th का रिजल्ट क्यों खराब हुआ? अगर आपका शिक्षा में कोई बिल्डिंग चमकाने से बच्चा अच्छा नहीं हो जाएगा। उनको एजुकेशन देने में, अच्छी एजुकेशन देने में, उनको टीचर्स अच्छे देने पड़ेंगे। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन टीचर अच्छी पढ़ाई करवा है, स्कूलों में राउंड लगाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया स्कूल जाते चक्कर लगाते थे, इसलिए जेल में डाल दिया। जमुना पार के 50 स्कूलों में मैंने सर्वे किया, कभी भी मनीष सिसोदिया स्कूल में नहीं गए। केवल कागजों में, केवल विज्ञापन में। दिल्ली की जनता का खून पसीने कमाई के पैसे को आप विज्ञापनों में लगा दो, जनता को झूठ बोलो, जनता समझ चुकी है। अच्छा, एक छोटा सा मैं अलग सवाल लेना चाह रहा हूँ आपसे। आपने अभी कुछ समय पहले कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कार्यकर्ता को आगे रखती है, फिर कोई भी पार्टी कार्यकर्ता को आगे रखती है और पहले वरीयता देती है। लेकिन जब इलेक्शन का समय होता है
उस समय क्या चैलेंज होता है किसी पार्टी के सामने, क्योंकि कार्यकर्ता तो काफी सारे हैं, चुनाव लड़ने में हर कोई इंटरेस्टेड होता है। अब ऐसे में क्या क्या सिचुएशन होती है वो थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूँ। ये बात सही है कि निगम का चुनाव छोटा होता है, निगम का या विधानसभा कोई भी चुनाव हो। मैं निगम की बात करूंगा क्योंकि सबसे ज्यादा टिकट मांगने वालों की संख्या उसी में होती है। तो हर कार्यकर्ता चाहता है मैं चुनाव नहीं लड़ना, एक ही को है। अब देखा जाता है कि कौन कार्यकर्ता ऐसा है जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जो ज़्यादा पब्लिक के बीच में। हमारे सर्वे होते हैं, हमारी पार्टी सर्वे कराती है, देखते कौन सा चार फेमस है, जिसको जनता पसंद करती है, वो सारे चुनाव लड़वाती है। अब 10 लोग हैं, 10 में मिलनी एक ही को है। लेकिन एक सौभाग्य मेरी पार्टी का ये, क्योंकि हमारी पार्टी का कैडर बेस्ड पार्टी है। जब तक चुनाव का टिकट नहीं मिल जाता तब तक तो सब कुछ चाहते हैं, जाना भी चाहिए। लेकिन जब टिकट डिक्लेयर हो जाता है, सभी कार्यकर्ता मिलकर उसी कार्यकर्ता को जिसको टिकट मिला उसको जितवाने में लग जाते हैं, और उसी का परिणाम है, चाहे निगम हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ, हम लोग हमेशा आगे बढ़े। लेकिन कई बार कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी देखने को मिलती है, वो निर्दलीय लड़ लेते हैं, दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। आपकी फैमिली में 5 मेंबर, 5 को संतुष्ट आप नहीं कर पाते। ये तो करोड़ों लोगों की पार्टी है, आज 18 करोड़ से भी ऊपर हमारे मेंबर्स हैं, सबको संतुष्ट कर पाना मुश्किल का। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ 99% हमारा कार्यकर्ता संतुष्ट होता है और काम में लग जाता है, और जो भी पार्टी कैंडिडेट होता है उसको चुनाव में विजयी बना के और उसके साथ कंधे से कंधे मिला के चलता है। अच्छा, एक सवाल सोशल मीडिया को लेकर के है। क्या आप मानते हैं कि सोशल मीडिया जब से स्ट्रांग हुई है, मजबूत हुई है, तब से काफी समय बदल चुका है, काफी चीजें बदल चुकी हैं। राजनीति में सोशल मीडिया का क्या महत्व है? आज हर व्यक्ति का लगभग 2 से 2.5 घंटे सोशल मीडिया में बीतता है। वो हर गतिविधि को देखता है, और हमारे जितने भी कार्यकर्ता जो काम करते हैं, चाहे वो कार्यकर्ता के रूप में काम करते हो, चाहे निगम पार्षद के रूप में हो, चाहे विधायक के, चाहे MP के रूप में, सब अपनी एक्टिविटी सोशल मीडिया पर डालते हैं कि आज हमने ये काम किया, आज हमने ये काम किया। तो लोगों को जानकारी मिलती है, वो अपने काम के लिए पहुँचते भी हैं। जैसे मैं बड़ा उदाहरण देना चाहूँगा, कोरोना काल में जब एक दूसरे से संपर्क नहीं था, लोग एक दूसरे पर जाते हुए डरते थे। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था जो सड़कों पे था। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पे जाके लोगों की सेवा, उनको भोजन पहुंचाना, उनको दवाइयाँ पहुंचानी है, उनको हॉस्पिटल पहुंचाना है, ये सब सेवा में लगा हुआ था। जबकि बाकी विपक्षी दल गायब था, और दिल्ली नहीं पूरे देश में यही हाल था, किसी ऑक्सीजन पहुंचानी है तो सोशल मीडिया पे डालते थे, आज हमने ये काम किया, आज हमने ये काम किया, अपना फ़ोन नंबर डालते थे, लोग जानते भी थे। फिर किसी को परेशानी होती वहाँ पहुँचते थे, उनकी सेवा में लगे होते। और दिल्ली की जनता ने, देश की जनता ने देखा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सेवा की है। कोरोना काल में जब बच्चे एक दूसरे को हाथ लगाने तैयार नहीं थे, फैमिली लोग एक दूसरे के पास जाने तैयार नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके घर में घुस के उनको भोजन भी पहुंचाता था, उनको दवाइयाँ भी पहुंचाता था, उनके जो घर के काम थे वो भी करता था। तो सोशल मीडिया का महत्व है, और महत्व दिन ब दिन बढ़ेगा। उसके माध्यम किसी भी संपर्क, हम सोशल मीडिया पे से बातचीत करके, व्हाट्सएप के माध्यम से, विदेश में हमारे दोस्त बैठे हैं, विदेश में हमारे जो रिश्तेदार बैठे हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं, यहाँ के हाल चाल जाते थे। समय भी बिताना होता था उसमें, सोशल मीडिया में हम जोक्स भी सुनते थे, सोशल मीडिया फिल्में भी देखते। सोशल मीडिया का इतना, सोशल मीडिया के का तो बहुत ही महत्व है। अगर आपने कुछ पे अच्छा काम किया तो हमें उसको डालना चाहिए, लोगों की सेवा करने तो उसको हमने डालना चाहिए, तो इससे आपको भी वो मिलेगा, पार्टी को भी। अच्छा सर, क्षेत्र को लेकर के आपकी पार्टी का या फिर नेताओं का क्या एक विजन है क्षेत्र के कार्यों को लेकर के? जैसे कि अगर हम अभी MCD चुनावों की बात करें या फिर दिल्ली में जो चुनाव होते हैं उसकी बात करें, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा नहीं कर पाई है पिछले कुछ समय में। अगर हम देखें तो क्या लगता है आपको कि जो नेता है या जो पार्टी है वो अपना विजन जनता के सामने नहीं रख पा रही है क्या, जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर छोटे स्तर पर या जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो उस समय पार्टी ठीक नहीं कर पाई है? ऐसा नहीं है, देखिए दिन पे दिन हम लोगों ने अच्छा किया। पहले जब चुनाव हुआ, 2013 का चुनाव हुआ, हमारे पास 32-33 सीटें थी। 2015 का जब चुनाव हुआ तो उसमें हम बहुत ज़्यादा पिछड़ गए थे, केवल 3 सीटें थी। विधानसभा की बात करें, जब ये 2020 का चुनाव हुआ तो हमने 8 सीटें जीती हैं, और वोट परसेंटेज हमारा पहले से ज़्यादा बढ़ा है। 15 के मुकाबले 15 बहुत ज़्यादा बढ़ा है। उसके तुरंत बाद निगम का चुनाव भी होता है। आप देखिए ना, क्या विधानसभा चुनाव को देखें, हम
अच्छा प्रदर्शन सीटों के मामले नहीं किया, वोटों के मामले में हमने बढ़ोतरी की। लेकिन लोकसभा में हम लोग 2014 का चुनाव 7 सीटें, 2019 का चुनाव 7 सीटें, उसके बाद अभी 24 का चुनाव होने वाला, यहाँ पे हम 7। वो तो एक चेहरे पे चुनाव हो रहा है ना, वो तो मोदी के चेहरे पे चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने जो काम किए हैं, जो मोदी जी ने देश का विकास किया है कोरोना काल में, जब पूरे देश पूरे विश्व के अंदर एकदम मातम सा छाया हुआ था, लेकिन भारत के अंदर उन्होंने कोरोना काल को भी विकास का क्षेत्र चुना, उसमें नए नए आयाम हासिल किए। हम पहले चाहे पोलियो की दवाई हो चाहे दूसरी दवाइयाँ हो, दूसरे देशों में आने सालों लग जाते थे और अरबों खरबों डॉलर खर्च होते थे। अपने देश में 1 साल के अंदर दवाई का बना लेना और 200 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो जाना, विदेशों को भी दवाइयाँ देना, मुफ्त देना, कितने देशों को हम लोगों ने दिए। ऐसा और पहले हम दूसरे देशों के आगे हाथ फैलाए खड़े होते थे, हमें मदद चाहिए। चलिए चलते चलते युवाओं के नाम एक संदेश आप दे दीजिए। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि देश का युवाओं से हमें बहुत आशा है और एक बहुत अच्छी एनर्जी उनमें है। हम लोग जो देश के दबे हुए लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, चाहे किसी भी प्रकार की जरूरत है, उनकी हमेशा मदद का सोचें। कहते हाथ से हाथ बढ़ाना, आप उनकी मदद को आगे बढ़ाएंगे तो जब वो सक्षम होंगे तो दूसरे लोगों की मदद करेंगे। हम एक दूसरे की मदद करें, देश को आगे बढ़ाएं, देश के उत्थान में क्या कर सकते हैं, देश को कैसे आगे ले आ सकते हैं, हमें उसके लिए सोच को अपनी बताना भी है और उस पर काम भी करना है और देश को सहयोग भी देना है। अग्रवाल साहब, महिला उत्थान के लिए पार्टी किस तरीके से काम कर रही है, थोड़ा बताएं। यह महिला उत्थान के लिए आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप देखते होंगे जब से मुहिम चली है, मोदी जी ने मुहिम चलाई है, देश के अंदर कन्याओं की संख्या बढ़ी है। जो महिलाओं पुरुषों में अंतर होता था उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। पहले एक हजार के पीछे लगभग 800 महिला होती थी, आज 900 से ज़्यादा महिला। सुकन्या की योजना के माध्यम से हम लोगों ने खाते डाकघरों में, बैंकों में खाते खुलवाए हैं। उनको 21 साल की होने पे जो आज हम 1 लाख रुपए जमा कराते हैं तो उसके बदले लगभग 18 लाख रुपये मिलते हैं, क्योंकि हमने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जहाँ बेटी को बचाया भी तो उनके पढ़ाई का इंतजाम कैसे हो, उनकी शादी का इंतजाम कैसे हो, इसकी व्यवस्था भी मोदी जी ने की है। तो मैं कहता हूँ कि जो महिलाओं का योगदान है आज हर क्षेत्र में, चाहे हवाई जहाज उड़ाना हो, पायलट बहुत बड़ी संख्या में, डॉक्टरी लाइन में हमारी बहनें बहुत आगे हैं, अभी वायुसेना में महिलाएं आई हैं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ की महिलाएं आगे नहीं, ये सब 2014 के बाद ही संभव हो पाया। तो मैं तो इसके लिए भी मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने देश की महिलाओं की नौज को पहचाना है। उनको हर क्षेत्र में अभी मेरी मुलाकात हुई थी, नीतू नाम की, नीतू भिवानी की नीतू है, उन्होंने बॉक्सिंग के अंदर गोल्ड मेडल लिया है। और जब उनसे मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा भी 1 लाख रुपए की आपको इनाम राशि मिलनी थी, जब आप वहाँ पे थे तो आपको 1 लाख मिला। कहते मैंने 1 लाख के लिए गोल्ड मेडल नहीं जीता, मैं चाहती थी मैं गोल्ड मेडल जीतूँ, मेरे देश का नाम ऊंचा हो, और जब मैं गोल्ड मेडल जीतूंगी तो मेरे देश का तिरंगा रहेगा, उसको देखना चाहते थे। मेरे पैसे की वो कितने गरीब परिवार से थी। उसने बताया कि कई बार ऐसा होता मैं खाना भी नहीं खाते थे, रात को खाने के लिए रोटी नहीं होती थी, कई बार रोटी होती सब्जी नहीं होती थी, नमक के साथ खाना खाते थे। तो मेरे देश की बेटियां ऐसी हैं जो कि देश का नाम रोशन करने के लिए अपने आप को भूखा रखे भी और बॉक्सिंग लड़ती हैं और जीतती हैं, गोल्ड मेडल प्राप्त कर देश का नाम ऊंचा करती हैं। मैं तो कहूँगा सभी बहनों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। और देश की बेटी कोई ऐसा काम नहीं है जो उनके लिए असंभव हो, सभी काम कर पाती हैं। राजनीति.com के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं राजनीतिक.com के फाउंडर मनोज कुमार अग्रवाल जी, मोहित गवाता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, उनको बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छा विजन चालू किया है। मैं यहाँ पे आया, आपसे बातचीत हुई है, मुझे बहुत अच्छा लगा है और मुझे लगता है कि
जैसे जैसे आप नए लोगों को जोड़ेंगे, नए लोग आगे यहाँ पे आके इंटरव्यू देंगे, हमारी बातें देश की, दिल्ली की जनता तक पहुंचेगी, उनको भी नई प्रेरणा मिलेगी और राजनीति.com बहुत आगे बढ़े, बहुत सब लोग इसका जुड़े, ऐसे मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो चलिए, राजनीति.com के इस एपिसोड में आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।